जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 विज्ञान 1 नंबर वाले प्रश्न। तो इसका ये हमारा सेट सेकंड है। हालांकि हमने फर्स्ट जो सेट है उसका ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, यूट्यूब में वो अपलोड है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो विजिट करके उसको आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे क्लास 10 साइंस में जो सेट सेकंड है, इस पर हम बात करेंगे और इसमें हम लोग 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो भी प्रश्नों पर हम बात करेंगे वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए यही शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। इसमें कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। ऑप्शन में है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और सभी। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या को हम लोग मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप लेते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब हम तीनों में नाप सकते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है यानी ऑल, ये क्या होगा, सही होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण। तो देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से ज़्यादा है। तो देखिए, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे प्रकाश की किरण, ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो मान लीजिए अगर प्रकाश किरण ऐसे आई तो ये अभिलंब होता है, ठीक है। तो अगर अभिलंब से दूर हट रही है तभी जाके जो यहाँ पे अपवर्तन कोण बनेगा वो आपतन कोण की तुलना में ज़्यादा होगा। आपतन कोण होता है आई, अपवर्तन कोण होता है आर। तो देखिए, अगर मान लीजिए ऊपर सघन होगा और नीचे विरल होगा तभी जाके जो यहाँ पे अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से ज़्यादा होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो इसमें पहले वाले में कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो इसका मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है यही सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सघन से विरल में आ रही है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यही क्या हो गया, सही हो गया। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश अपॉन आर का अनुपात का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर एक प्रतिरोध है जिसका मान है आर। इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया। तो जिसका 4 हिस्सा होगा वो हो जाएगा R/4, R/4, R/4 और R/4 होगा। 4 हिस्सों में बांटा गया। अब कहा जा रहा है कि इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो यहाँ पे सभी का मान रखेंगे तो 1/r बराबर हो जाएगा R1 का मान R/4 प्लस R2 का भी मान R/4, इसका भी मान R/4 प्लस 1 R/4। तो ये पलट जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/r बराबर सीधा सीधा हो जाएगा 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r। तो यहाँ पे हर समान है तो इनको ऊपर जोड़ दिया जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ से 1 में r बराबर लिख सकता हूँ, ऊपर हो जाएगा 16/r। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ने से का जो तुल्य प्रतिरोध है वो r डैश होगा। तो इसको डैश बना लेंगे, इधर भी डैश इधर भी डैश। तो इसको हम पलट देंगे तो यहाँ से हो जाएगा r डैश बराबर r/16। तो यहाँ पे सवाल में ये पूछ रहा है कि r डैश बटे r का अनुपात बताइए। तो r डैश का मान कितना है, r डैश का मान है r/16, फिर पूरे 1/r का मान r। तो ये पलट के यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा r/16, फिर यहाँ पे आएगा तो इंटू में r। तो r से r कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 16। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है ये क्या होगा, सही होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। ऑप्शन है वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, ऊर्जा मीटर से। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, जो ये वोल्ट मीटर होता है इससे वोल्टेज नापा जाता है। अमीटर से धारा का मापन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से भी धारा का मापन किया जाता है और ऊर्जा मीटर से एनर्जी को नापा जाता है, अर्थात ऊर्जा को। तो अब यहाँ से हम बात करें कि अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों धारा का मापन करते हैं, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो अगर दोनों साथ दे दिए गए हैं, अमीटर भी है गैल्वेनोमीटर है, तो आपको अमीटर पर टिक करना है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की तुलना में अमीटर जो होता है वो बेस्ट माना जाता है। तो इसलिए आप अमीटर में टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है तो वह दर्पण है। तो देखिए, 2 ही दर्पण हैं जो प्रतिबिंब को सीधा बनाते हैं, समतल और उत्तल। तो जो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है और अधिक से अधिक वो अनंत तक देख सकता है। तो यहाँ पे दूर बिंदु बोला नहीं, अधिक से अधिक, तो इसका जो दूर बिंदु होगा वो अनंत होगा। अगला प्रश्न है
किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है Q बराबर IT, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम Q की बात करें तो I का मान दिया 2 एम्पीयर और समय भी दिया 2, तो Q बराबर जाएगा 2 दूनी 4। आवेश है, इसका मात्रक होगा कूलाम। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये क्या होगा, सही होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए अगर बात करें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा फैराडे का नियम। फैराडे ने अपने नियम ये बताया था कि अगर मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी चालक तार को घुमाया जाए या किसी चालक तार में परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र को लागू किया जाए, तो इसमें इस चालक तार में एक धारा प्रेरित होती है जिसे हम लोग प्रेरित धारा बोलते हैं, ठीक है। और इस धारा की जो दिशा ज्ञात करते हैं वो दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ही ज्ञात करते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ये क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर बात करें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग क्या पता करते हैं, तो इससे ये पता करते हैं जैसे मान लीजिए अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम धारावाही चालक तार को रख दें, अर्थात ऐसा तार जिसमें करंट जाती हो, अगर उसको हम रख दें तो ये चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पर एक बल लगता है। तो वो बल किस दिशा में लगेगा उस दिशा को ज्ञात करने की हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। तो हालांकि इसमें इस बल की बात तो कर नहीं रहा, यहाँ पे प्रेरित धारा की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो क्या होगा, सही होगा। अब आइए हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों पर बात करेंगे जो रसायन विज्ञान के हैं। तो इसमें रसायन विज्ञान का पहला प्रश्न में कह रहा है कि एंटीमनी है। तो इसमें ऑप्शन में है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो एंटीमनी जो है वो धातु होता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। अगला है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि ये रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें कह रहा है Zn+H2SO4 और ये ZnSO4+H2। तो इसमें पूछ रहा है कि ये अभिक्रिया कौन सी है। ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई भी एक तत्व किसी दूसरे तत्व को रिप्लेस करके अपना स्थान अगर ग्रहण कर लेता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो जिंक है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद अपना स्थान वहाँ पे पक्का कर लिया। तो इट मीन्स कहने का ये है कि यहाँ पे जो जिंक है वो हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया। तो अर्थात वो उसके स्थान को हटाने का मतलब है विस्थापित कर दिया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपको जो सेकंड है ये सही होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि Na2CO3 इसका कह रहा है प्रचलित नाम है। तो इसमें है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो Na2CO3 जो है ये दरअसल धावन सोडा का सूत्र है। धावन सोडा का मतलब जो हम लोग सोडा यूज करते हैं कपड़े को धोने में, दरअसल उसी सोडे को धावन सोडा कहते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से क्षार धातुएं कौन सी हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो फर्स्ट है, सोडियम जो है ये क्षार धातुओं की श्रेणी में आता है। अब हम लोग कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे जो बायोलॉजी से संबंधित हैं। इसमें कह रहे हैं ब्रिकों का कार्य होता है। ब्रिकों का मतलब, ब्रिक को अंग्रेजी में हम लोग किडनी कहते हैं। तो किडनी जो होता है ना, दरअसल उसका काम होता है कि हमारे शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ हैं उनको मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है, अर्थात वो किसी चीज़ को उत्सर्जित कराने का काम करता है। तो ऑप्शन है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन। तो जो किडनी होती है वो शरीर से गंदगी अर्थात मैली चीज़ों को निकालने का काम करती है। तो इसका मतलब जो किडनी होती है वो उत्सर्जन का काम करती है। अगला नंबर है पत्तियों द्वारा कलियां विकसित होती हैं, यानी पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो इसमें ऑप्शन में पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में और सभी में। तो ब्रायोफिलम जो होता है इसमें पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो इसमें है H.J. गूलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, J.D. वाटसन। तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल जो हैं ये हैं आनुवांशिक के पिता। आपने ग्रेगर जॉर्ज मेंडल का नियम भी पढ़ा होगा जिन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था। तो ये आनुवांशिकी के पिता कहा जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन है पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा और हाइड्रोजन बंध द्वारा।
तो आपको बता दें कि दो जो डीएनए होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला नंबर है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो इसमें ऑप्शन है हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा में, कबूतर में। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो हाइड्रोजन और ईस्ट में होता है। तो सॉरी, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही होगा। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन में है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो देखिए इसमें से कह रहा है कि मादा का कौन सा भाग नहीं है। तो अंडाशय ये मादा का भाग होता है, गर्भाशय भी मादा का भाग होता है, डिंबवाहिनी भी मादा का भाग होता है। ये जो शुक्रवाहिका होती है ये पुरुष का भाग होता है, मेल का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 होगा यही आपका सही होगा। तो उम्मीद करूंगा हमने 20 प्रश्न पर बात किया और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब दोस्तों में दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।